हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, आज 2011 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 में देखिए टोटल कितना है। इंडियन पॉलिटी से टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। ये 8 क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करने लायक है। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करने लायक है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है पॉलिटी से और गवर्नेंस से। ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का इस क्वेश्चन सॉल्व करके आप जो है प्री पास कर पाइएगा, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है जो पॉलिटी और गवर्नेंस को छोड़कर प्री पास कर दे। ऐसा कोई भी धुरंधर नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होता है। एंशियंट का और आर्ट एंड कल्चर का तो आप जानते हैं, करंट अफेयर को देखते रहेगा, और एंशियंट का ऐसा सब फैक्ट देगा जो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aim to promote Panchayat Raj institution in the country provide for which of the following। ठीक है, पंचायत 73rd अमेंडमेंट की जगह और एक चीज ऐड हुआ था, 11th शेड्यूल। ठीक है, 11वां जो शेड्यूल था वो किसके जरिए ऐड हुआ था, इसी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। याद करिए, जिसमें कितना फंक्शन है, 29 फंक्शन है, और एक अमेंडमेंट था 74th अमेंडमेंट। ठीक है, उसके जरिए 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, उसको कितना फंक्शन दिया गया था, 11 फंक्शन। ऐसे याद करके देखिए, 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल एरिया होता है। ठीक है, रूरल एरिया को ज़्यादा काम दिया गया है। ठीक है, और 74 जो है वो अर्बन एरिया है, इसीलिए उसको कम काम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सा प्रोविजन जो है ऐड किया गया था। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये किसके जरिए ऐड किया गया था, कमेंट करके बताइए, मैं लास्ट में भी बताता हूँ। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन के लिए कितना साल की उम्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत पड़ती है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 21 ईयर के, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, प्रेसिडेंट के लिए 35। याद करके रखिएगा, ये पंचायत का है, ये लोकसभा का है, ये लोकसभा का है, ये राज्यसभा का है, ये प्रेसिडेंट का है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्टेब्लिश द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि स्टेट को पंचायत के फाइनेंस को देखता है। और जो इलेक्शन होता है और एक चीज, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर ये सी होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये किसके जरिए ऐड किया गया था, अर्बन लोकल बॉडी वाला प्रोविजन जो है ना, उसके जरिए ऐड किया गया था। ये इसका काम क्या है, प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान वर्ड जो है उसी से एक क्वेश्चन है प्रीवियस में, मैं दिखाऊंगा, अभी सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन या फिर 7 या 6 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा, म्यूनसिपलिटी जब पढ़ाऊंगा 74th अमेंडमेंट, तो उसमें मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है। ठीक, 74th अमेंडमेंट की जरिए ऐड किया गया था। और इलेक्शन वाला बात है, जो जैसे देखिए लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो जैसे 19 में इलेक्शन हुआ, 19 में इलेक्शन हुआ तो कितना तक चलेगा, 24 तक चला। बीच में अगर लोकसभा डिजोल्व हो गया, 20 में इलेक्शन हो गया, तो 20 से फिर 25 तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा लोकसभा का इलेक्शन। जब भी इलेक्शन होगा तो 5 साल तक चलेगा। ठीक है, लेकिन जो पंचायत का इलेक्शन होगा वो बीच में डिजोल्व होगा ना, तो रिमाइंडर पीरियड तक चलता है। रिमाइंडर पीरियड वाला स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस बेसिस में। ठीक है, देखिएगा, बीच में डिजोल्व होगा तो 2024 तक 4 साल ही चलेगा। अगर 6 महीना से कम है, 6 महीने से कम है अगर टाइम पीरियड, यहाँ जो 2023 के बाद से 6 महीना है, अगर 24 के इलेक्शन में, तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, याद करके रखिएगा,
यहाँ पे जितने भी प्रोविजन थे मैंने बता दिया पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन 74th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। देखिए द ऑथराइजेशन ऑफ फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट फंड के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट के फंड की, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड। और कंटिजेंसी फंड के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 283 कस्टडी ETC कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड एंड मनी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड की बात करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्स एंड अदर रिसीव्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जितना भी टैक्स वगैरह रिसीव होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं, वो किससे होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च होते हैं, ठीक है। और जो कंटिजेंसी फंड होता है उसमें जैसे देखिएगा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले नहीं, देखिएगा बजट से पहले या बजट से बाद कुछ भी मतलब एक्सेस ग्रांट किया, ठीक है, ये सब ग्रांट वगैरह दिया जाता है, वो कंटिजेंसी फंड में से दिया जाता है। और पब्लिक अकाउंट देखिएगा जो कि जितने भी स्कीम वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट के स्कीम वाला पैसा जो होता है वो पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इतना वर्ड याद करके रखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है वो टीचर बनना, ठीक है। तो आपको तो सिविल सर्विस एग्जाम सिर्फ पास करना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है, इसलिए उतना डिटेल में आपको नहीं चाहिए। देखिए when annual union budget is not passed by the लोक सभा, ठीक है, एनुअल यूनियन बजट, ठीक, इसमें मेंशन है 112 में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी खो गया है, मेजोरिटी उसने खो दिया है। मेजोरिटी खोने का मतलब है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देखिए बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंट अगेन, बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। पास ही नहीं हुआ तो राज्यसभा के पास कहाँ से सेंड होगा? उसके बाद नेक्स्ट में देखिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किसमें मेंशन है? इसके जरिए ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया था? ठीक है, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। ये गढ़वा किसके जरिए ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। गढ़वा जो क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसको, किसमें लाजमी है कि पेरेंट को लाजमी किया गया है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। किसमें मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटी में। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, जो कि 86 अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसके रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था स्वराज सिंह कमेटी, ठीक है। सरदार स्वराज सिंह कमेटी के रिकमेंड से ऐड किया गया था। और एक चीज़ ऐड किया गया था सरदार स्वराज सिंह कमेटी के रिकमेंड से, वो क्या था? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल किसमें मेंशन है? आर्टिकल 14A में, ठीक है, पार्ट 14A में, आर्टिकल नहीं, पार्ट 14A में। यहाँ पे देखिए टू वोट ऑन पब्लिक इलेक्शन, ये किसमें मेंशन है? इससे पहले वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में पहले क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था, वहाँ बता दिया है कि राइट टू वोट जो है वो स्टेचुटरी राइट है। किसमें मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में मेंशन है, ठीक है, 1950 में मेंशन है। ये स्टेचुटरी राइट है, ठीक है, स्टेचुटरी राइट है। इसके वॉलेट होने पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉलेट होने पे जा सकते हैं, ठीक।
और हाई कोर्ट का जो रिट इशू करने का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। वो जो है फंडामेंटल राइट के मामले में भी राइट इशू कर सकता है और अदर राइट मतलब स्टेचुटरी राइट, लीगल राइट वगैरह के मामले में भी राइट इशू कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद देखिए डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेव करना, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल, ठीक है, फ्रीडम फाइटर का। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी है, पढ़ लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन करके रखा है पहले से ही। देखिए नेक्स्ट ये है विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इनकरेज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, facilitate the proper distribution of finance among the public sector undertaking, ठीक है, ensure transparency in financial administration, ठीक है, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें मेंशन है, आर्टिकल 218 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन। वो क्या करता है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेट में, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सिर्फ यहीं पे वही लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इट इज कंस्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिपेयर, देखिए यहाँ पे आ गया है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। इससे पहले वाला स्टेटमेंट में मैंने कहा था मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, पहले ही वाला क्वेश्चन में, ठीक है, पंचायत से जब क्वेश्चन आया था तो म्यूनसिपलिटी वाला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल मतलब क्या बोला जाता है, सोल मतलब सिर्फ एक ही काम दिया गया है पंचायत के लिए, तो एक काम हो नहीं सकता। सोल का मतलब होता है सोल होगा या फिर कंप्लीट होगा, एलिमिनेट होगा, ये सब स्टेटमेंट याद करके रखिएगा। ये सब वर्ड जो है आपको ओनली हो गया, ये सब वर्ड जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और कोई काम नहीं है, सिर्फ जो है गवर्नमेंट के स्कीम को लागू करना है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 74th अमेंडमेंट की जगह ऐड किया गया है, ठीक है, 1992 में। There is mandatory for the constitution to metropolitan planning committee all the metropolitan area by the state government, ठीक है। और देखिए दूसरा भी काम है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज बाय द रेगुलर गवर्नमेंट, ठीक है, while the interim budget is provision used by the caretaker। केयरटेकर का मतलब क्या होता है, रेगुलर गवर्नमेंट ही दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दोनों को यूज कौन करता है, रेगुलर गवर्नमेंट ही। इंटरिम बजट क्या होता है जानते हैं, मतलब इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर जो होता है उसमें जो होता है ना, देखिए गवर्नमेंट देखेगा उस ईयर के बजट को बोला जाता है इंटरिम बजट, क्योंकि उस ईयर का बजट जो होता है ना वो 6 महीने के लिए तो होता है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा। 6 महीने नहीं पकड़ लीजिए, 4 या 5 महीना। उस टाइम जो होता है ना गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है, कोई पॉलिसी या फिर बड़ा स्कीम में, क्योंकि वोट बैंक में लॉस हो सकता है, वोट में बैंक में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए नया गवर्नमेंट जब आएगी तो वो स्कीम वगैरह पास करती है, इसीलिए वो 6 महीना या 4-5 महीना के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसी को बोला जाता है इंटरिम बजट। ठीक है, याद कर रखिएगा, वोट एंड अकाउंट जो है पैसा लेने के लिए। ठीक है, देखिए वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर, ठीक है, पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, ठीक है, वाइल द इंटरिम बजट, बजट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और रिसीव दोनों होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओनली टू। ठीक है, जो था मैंने वहाँ पे बता दिया, यही तो क्वेश्चन था 2011 का। ठीक है, लास्ट सेशन जो होगा वो 2012 वाला होगा, क्योंकि 11 वाला थोड़ा कम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आज करा दिया, एक ही दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगला वीडियो जब रिकॉर्ड करूँगा वो 12 वाला क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है,
टेलीग्राम बनाऊंगा उसे पीडीएफ में डाल दूंगा। ये जितना भी क्वेश्चन है इसका पीडीएफ बनाऊंगा उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नाम बता दूंगा, जाके सर्च मारिएगा लिंक आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।